गुड मॉर्निंग भास्कर, निशा, मोद, शालू, गुड मॉर्निंग वंशु। एक बार कंफर्म करा Good दीजिए दैट morning, ऑडिबल ma'am. एंड विजिबल प्रॉपर्ली। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? यस मैम। तो मुझे बताइएगा। आप लोगों की क्वालिटी की क्लासेस शेड्यूल कर दी गई हैं, पता है आप लोगों को? मंडे से 10 से 11 हमें कुछ नहीं पता। अभी शेड्यूल नहीं शेयर किया गया है। नो, शेड्यूल आएगा संडे को शाम को। हाँ, संडे को शेड्यूल देते हैं। तो क्वालिटी की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं आपकी मंडे से। कल मेरे पास आया था। देखिए, पहला करंट अफेयर इसमें यह है कि आरबीआई ने इम्पोज किया है क्या पेनल्टी किस पे? आईसीआई बैंक पे। तो बैंकिंग की एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपका एग्जाम आने वाले 1-1.5 महीने में होगा, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। में ये है कि देखो, आरबीआई क्या है कि ये बैंकर्स बैंक है। तो बैंकर्स बैंक है, इसके मतलब इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे बैंकों का रेगुलेशन यही बैंक करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर 3-3 महीने पे ये लोग जो है वो लाते हैं अपनी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो साल में एक बार होती है। Q1, Q2, Q3, Q4 इन लोगों के हर 3-3 महीने पे क्वार्टरली पॉलिसी आती है। ठीक, तो Q1, Q2, Q3, Q4 में इनके जो है 3-3 महीने पे क्वार्टरली पॉलिसी रिलीज होती है। उसमें क्या होता है कि हर बैंक को या आपके एक होते हैं लोकल एरिया बैंक, शेड्यूल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इन सबको अकॉर्डिंग टू द महंगाई के मतलब इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है या गवर्नमेंट की डिमांड क्या है, इसके हिसाब से डायरेक्शन देते हैं। तो ये डायरेक्शन फुलफिल करना जरूरी होता है कि हर बैंक इस डायरेक्शन को फुलफिल करे। अदरवाइज मान लो Q1 में कोई किसी ने नहीं फुलफिल किया तो Q2 में भी वही प्रॉब्लम होगी, Q3 में भी यही होगी। तो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसका इसलिए जो ऐसा होता है कि मतलब जो भी आरबीआई को गाइडलाइन देती है उसके लिए टाइम फ्रेम सेट करती थी कि इतने दिन में आप इसको फॉलो अप कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा हुआ है कि आईसीआई ने इसको फॉलो अप नहीं किया है। उसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक का मन होता है कि चलो मेरे पे 3 करोड़ का पेनाल्टी लगाओ, मैं नहीं करूंगा। उसके पीछे भी रीजन होते हैं। जैसे ये लोग डायरेक्शन देते हैं कि जैसे आपका एसएलआर आपने पढ़ा है ना, एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको इतनी खरीदनी है। तो कभी कभी होता है बैंक को लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना खरीदे बल्कि लोन दे दे लोगों को, तो लोन से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस चक्कर में वो उस चीज को मैच नहीं कर पाते। इस वजह से वो है नॉन कंप्लाइंस हो जाता है आरबीआई के ऑर्डर्स का। ठीक, तो अब वो नॉन कंप्लाइंस हुआ है, इसके लिए आरबीआई ने इनके ऊपर पेनाल्टी डाल दी है 3 करोड़ रुपए की। अब इसके बाद मतलब इट्स अ काइंड ऑफ समझ लीजिए कि पनिशमेंट। अगला जॉब का प्रोजेक्ट है, सॉरी अगला जॉब का करंट अफेयर है, वो बार्कलेज प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो बार्कलेज हो गया है, स्टैंडर्ड एंड फिच हो गया, मूडीज हो गया, ये लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम ये लोग रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं। रैंकिंग या मतलब कि आने वाले टाइम में डेटा क्या रहने वाला है, तो ये जो कंपनियां होती है डेटा बताने का काम करती है कि किस कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी होगी। ये जो है वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। तो जब पता चल जाता है कि अच्छा इस कंट्री की ग्रोथ रेट कितनी होगी, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको पता चल जाता है कि इस देश की जो है ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तो इन्वेस्टर उसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, ताकि उनको रिटर्न ज्यादा मिले। तो अब अगर जो ये रिपोर्ट्स होती है उनका बेसिकली काम क्या होता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली रिपोर्ट, मतलब ये लोग इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं ताकि इन्वेस्टर को ये पता चल जाए कि कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट यानी रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ये देखिए, ये यूके बेस्ड है। इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एक तो बार्सले कहाँ की है, तो ये यूके बेस्ड कंपनी है। ये ब्रोकरेज कंपनी है। ब्रोकरेज मतलब इनका ना इंडिया से लेना देना है ना इन्वेस्टर से लेना देना, ये बीच का मार्जिन काटते हैं अपना। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इंडिया की ग्रोथ है मतलब आने वाले 2021 का जो हमारा ईयर रहेगा वो 10% रहने वाला है। 10% इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10%, 10% से बढ़ेगी। ठीक, 10% रहने वाला है मतलब 10%। अभी मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो आने वाले टाइम में 110 हो सकती है। आप पिछले वाले के हिसाब से देखें तो ये 11% कम कर दी गई है, मतलब 11% थी, तो यानी 1% का लॉस हुआ है इंडिया को। अब अगर 1% का लॉस बार्कलेज ने दिखा दिया, तो जो भी इन्वेस्टर बार्कलेज की रिपोर्ट को फॉलो करते होंगे वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कम करेंगे। अब तो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है यानी एफडीआई हमारे कंट्री में आता, तो जॉब जनरेशन ज्यादा होती। ठीक, अब क्या है वो सारी चीजें नहीं होगी तो इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी इंडिया में। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो अभी भी देखिए जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है, तो जॉबलेसनेस भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन रेट दोनों ही इंडिया में बहुत रैपिड राइज होगा। तो इसलिए इस तरह की रिपोर्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट जाती है कि बार्कलेज ने क्या बोला है,
कितनी वो लगाई है। अगर से एप्लीकेशन क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एफडीआई कम, तो यानी महंगाई और ज्यादा और जॉबलेसनेस और ज्यादा। ठीक, आई बात समझ में। अगला है आपका कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा ये तो आपको पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसने क्या किया है, महेश बालासुब्रमण्यम को अपना एमडी बनाया है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब जितने भी आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं रिसेंट एग्जाम्स के लिए। यानी कि अगर आपका कोई एग्जाम जून जुलाई में होता है तो ये जो करंट अफेयर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीने में होगा तो इट्स नॉट रिलेवेंट, क्योंकि जो बैंक है वो कोटक महिंद्रा। अगर एसबीआई होगा, आरबीआई होगा, तब तो वो इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा का वो 6 महीने में पूछने वाले नहीं है। बाकी आप देख लीजिए कि अभी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो जी मुरलीधर इनके पहले थे जो कि रिटायर हो गए, तो उन्होंने इनको इसको रिप्लेस किया है। राइट, अब बेसिकली ये जो कंपनी है वो क्या है, तो कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब अगर देखिए क्या क्या होता है हमारे इंडिया में, बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई। ठीक, और ये जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेशन करता है इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो IRDAI क्या करता है, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर जैसे आपका LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इन सबों का रेगुलेशन होता है इरडई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई, इरडई, सेबी। सेबी किसका रेगुलेशन करती है, सेबी किसका रेगुलेशन करती है, आइडिया। सेबी पढ़ लिया, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पता। मुंबई। वेरी गुड। तो ये किसको रेगुलेट करती है, जितने भी जैसे आपके, हाँ बताइए। स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड। स्टॉक एक्सचेंज में मतलब जो आप ये वो होता है ना शेयर बाजार, शेयर बाजार का रेगुलेशन आपका आरबीआई नहीं करती है, इरडई नहीं करती है, वहाँ पे सेबी करती है। ठीक, तो अभी आपने एक चीज सुना होगा, चिट फंड। चिट फंड का नाम सुना है बैंकिंग में, चिट फंड पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पर नाम सुना है। चिट फंड सबने सुना। चिट फंड क्या होता है, चिटफंड घोटाला होता है। चिटफंड घोटाला, नहीं नहीं देखिए, चिटफंड घोटाले में कन्वर्ट हो गया था। बाकी चिटफंड क्या होता है कि मान लीजिए कि हम सब लोगों को चिटफंड में काम करना है। तो चिटफंड बेसिकली जो अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट लोग होते हैं या बहुत कम पढ़े लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी वे होता है अपने पैसे को सेव करने का। ठीक, और दूसरी दिक्कत क्या है कि आरबीआई किसका रेगुलेशन करती है, तो आरबीआई सारे बैंक का रेगुलेशन करती है, चिट फंड का रेगुलेशन आरबीआई नहीं करती है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था चिट फंड को लेके। अब चिट फंड क्या होता है, मान लीजिए हम सारे लोग चिट फंड में हैं। ठीक, मैं हूँ, भास्कर है, निशा है, प्रमोद है, शालू है, हम सारे लोग हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि हर किसी को मान लीजिए एक बकेट होगा, उसमें जो है एक कुछ निश्चित अमाउंट होगा, एक सर्टेन अमाउंट होगा कि सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। मान लीजिए मैंने 100 रुपए दिए, प्रमोद ने दिए, भास्कर ने दिए, निशा ने दिए, शालू ने दिए, सबने 100 रुपए दिए, 600 रुपीज हो गए। ठीक, अब एक चिट मतलब एक बॉक्स बनेगा जिसमें सबके नाम का चिट डाला जाएगा। वो चिट जो जिसका निकलेगा, मान लीजिए चिट निकला प्रमोद का, तो प्रमोद इस बार के आपके होंगे हेड। तो ये जो पूरा का मतलब जो पूरा का पूरा पैसा है, मतलब प्रमोद से पूछा जाएगा तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। मान लो प्रमोद ने कहा कि मेरे को 400 रुपीज चाहिए, तो 600 में से 400 रुपीज प्रमोद को दे देंगे, बाकी का जो 200 रुपया बचा ये हम सब लोग आपस में बांट लेंगे। अब अगले महीने फिर से मतलब अब ये नहीं कि प्रमोद को फिर से कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपया ही करना होगा। फिर अगले महीने जिसके नाम का, अब अगले महीने इनके नाम का चिट नहीं रहेगा, बाकी लोग अपना चिट निकालेंगे। राइट, तो इसी को लेके बंगाल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोगों का पैसा डलवाया गया था, उसके बाद उनको रिटर्न नहीं मिला था। तो बाद में बोला गया कि क्वेश्चन अगर आया कि चिट फंड को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई से लेके मतलब ये तो वैसे बैंकिंग का काम था, लेकिन फिर भी आरबीआई नहीं करती, सेबी करती है। चिट फंड का रेगुलेशन आपका सेबी करती है। ठीक, तो बैंकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, चिट फंड का रेगुलेशन कौन करता है, और इंश्योरेंस का रेगुलेशन कौन करता है, तो इंश्योरेंस का रेगुलेशन करता है आपका इरडई। अब इरडई करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको अपॉइंट किसने किया होगा, बाला सुब्रमण्यम को, इरडई ने इनको अपॉइंट करा है। राइट, और इन्हीं के कंपनी में सुरेश अग्रवाल थे जो कि जिनको इलेवेट किया गया, इनके पोस्ट से सीईओ भी बना दिया गया इनको। राइट, तो बस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके नहीं मिल सकता। अब अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो जस्टिस पंत, इनको अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट के एक्टिंग चेयरपर्सन का। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब संविधान में इसको लेके कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ है।
लेकिन ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मतलब भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एनएचआरसी बनाई थी। इसमें क्या होता है कि ये लोग एक रिकमेंडेशन देते हैं, ये चेक करते हैं कि एज अ ह्यूमन मतलब ह्यूमन लाइफ जीने के लिए जो जो सर्टेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल रही है या नहीं। मतलब एक आप अच्छा ह्यूमन लाइफ जी सको वो सारी चीजें आपको मिल रही है या नहीं। अगर वो नहीं मिलती है तो ये लोग जो है जांच कर लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं। लेकिन कोई भी, मान लो कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं क्या करूं, आपकी ह्यूमन राइट की इज्जत ना करूं, ठीक है, मैं वो सारे राइट्स आपको ना दूं जो कि एक इंसान को जीने के लिए जरूरी होता है। क्या क्या जरूरी होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, आपको दवाइयाँ, है ना, जो बेसिक अम्यूनिटीज है वो आपको मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो जो एग्रीड पर्सन होगा वो चला जाएगा एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या करेगा, हो सकता है मुझे बुला भी ले, हो सकता है मुझे डांटे भी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। So it's no, the body cannot give any kind of punishment to the authorities, right? तो जब ये पनिशमेंट ही नहीं दे सकते तो कहते हैं कि दिस बॉडी इज टूथलेस बॉडी, क्योंकि ये किसी को पनिश कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा इसका चेयरमैन, हमेशा इसका जो चेयरमैन है वो कोई ना कोई जज ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसके चेयरमैन हो सकते हैं। तो रिसेंट में जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं वही इसके चेयरमैन बनते हैं। तो अब कौन बना है? प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है इसके अभी नए बने हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब ये पूछ सकता है कि कब से कब तक थे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अभी कब अपॉइंट कब तक थे। तो ये जो है एनएचआरसी में 22 ऑफ अप्रैल 2019 तक थे। अब उसके बाद जो है ये पोस्ट वैकेंट थी। क्यों? क्योंकि पहले जस्टिस एचएल दत्तू थे। जस्टिस एचएल दत्तू जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब ये जब चले गए तो पोस्ट जो है वैकेंट थी, तो उस पोस्ट को इन्होंने फुलफिल किया प्रफुल्ल चंद्र पंत ने। एनएचआरसी से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि क्या एनएचआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बताइए एनएचआरसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका No. नाम है? नहीं, एनएचआरसी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका जो है चेयरपर्सन कौन बन सकता है? तो इसका चेयरपर्सन कौन बन सकता है? With Chief Justice या Justice of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट, हमेशा सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। लेकिन अगर कहेंगे एनएचआरसी नहीं, एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो चीफ है वो हमेशा हाई कोर्ट का जज बनता है। हाई कोर्ट का सीधे या हाई कोर्ट का जज, ठीक। और अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है तो हमेशा जो आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो बनेंगे, ठीक। अच्छा, योनो का फुल फॉर्म पता है? योनो का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। योनो मतलब यू ओनली नीड वन। अब इसमें क्या है कि एसबीआई ने हैंड ज्वाइन किया किसके साथ? शिवा रैक टेक्नोलॉजीज के साथ। शिवा रैक टेक्नोलॉजीज बेसिकली प्राइवेट फर्म, ठीक है, इनका गवर्नमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये प्राइवेट फर्म है। ये दोनों साथ आए हैं, राइट। अभी आए क्यों है साथ में? ताकि ये, अब देखो टेक्नोलॉजी है और बैंकिंग जो है धीरे धीरे अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी से हैंडल करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होता था कि देखिएगा कि बैंक में अगर आप फॉर्म मतलब कभी भी आप लोन लेने गए हो या इवन आपने खाता वता भी खोला, अकाउंट्स खोले होंगे, तो जो बैंकिंग अपना फॉर्म देती है वो कितना, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पेज में जो लेटर्स होते हैं उसकी साइज बहुत, फॉन्ट साइज बहुत कम होता है। इसके अलावा पूरा फॉर्म इंग्लिश में, और इतना ज्यादा डिटेल मांगते हैं कि जब मतलब आप पढ़े लिखे हो कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो सोचिए अगर कोई फार्मर होगा, कोई ऐसा डाउन टोडन सेक्शन होगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या होता है कि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि बैंकिंग ऑफिसर्स इनको बहुत डिटेल में समझाते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है कि आप ऑनलाइन आपके खाते खोलते हैं, तो ऑनलाइन खाते खुलने के चक्कर में क्या होता है कि जो डिटेल्स है वो मतलब जो बंदा पढ़ नहीं सकता वो मोबाइल पे क्या ही आपको अकाउंट खोलेगा। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं बन पा रहा था कि कितने ऐसे एप्लीकेशन वेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक। तो वो यानी बुक कीपिंग मतलब होता है कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस जो है, कितने लोग भर रहे हैं, उनकी वजह से वो नहीं भर पाते। तो इतने लोगों का क्या होता है कि इतना फजीहत है बैंक जाने में, इससे अच्छा है कि हम अपना पैसा अपने घर पे रखें। तो कहते हैं अगर मनी बैंकिंग में नहीं आएगा तो मनी मार्केट में नहीं आएगा, मनी मार्केट में नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मनी का फ्लो कितना हो रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक की बन नहीं पाएगी। हमेशा जो बैंकिंग होते हैं वो ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि मैक्सिमम मनी मार्केट में आ जाए, बैंकिंग मतलब साइक्लिक में आ जाए, बैंकिंग साइकिल में आ जाए। तो इसी के लिए उन्होंने आपस में टाई अप किया है। इवन जो ये बैंक, ये सिविल टेक्नोलॉजी है वो B2B भी, मतलब B2B भी काम करेगा। B2B का मतलब क्या है? बैंक टू बैंक, ठीक। बैंक टू बैंक जो काम होगा वो भी ये करके इनको देगा एसबीआई को। आई बात समझ में क्लियर हुआ? B2B मतलब
B2B मतलब यही पूछने वाली थी मैं। B2B मतलब बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक। ठीक, मान लीजिए SBI को मतलब हो सकता है आपका कोई भी अकाउंट है वो SBI में भी है, आपका वही अकाउंट ICICI में भी है। ठीक, तो अब आप तो अपना बता देंगे कि मेरे ICICI वाले से आप काट लो पैसे, तो SBI क्या करेगा, इन दोनों के बीच में टाई अप होना चाहिए, तो B2B भी जो काम होगा वो भी ये लोग करके देंगे। अब क्लियर हुआ, बैंक टू बैंक कहते हैं। यस मैम। अब देखिए फेसबुक, अच्छा फेसबुक के ओनर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनर ऑफ मार्क फेसबुक? जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। अब इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है वैक्सीन फाइंडर टूल। एक तो देखिए इसमें स्ट्रेटेजी भी रहती है, ऐसा नहीं है कि आप आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है कहाँ पे नहीं, लेकिन जो इस तरह की कंपनियां हैं वो ऐसी चीजें लाती रहती है ताकि क्या है कि आप फेसबुक दिख रहे हैं, आप फेसबुक के जो अपडेटेड रहे। हाँ ना, कम भी हो रहा है, तो आप कई वैक्सीन देखिए तो एटलीस्ट क्या होगा कि उनकी जो मार्केट है वो चलती रहेगी। अदरवाइज देखिएगा कि फेसबुक का जो मार्केट है वो तेजी से कम हो रहा है। ये सारी चीजें आ गई है, इवन इंस्टाग्राम ने फेसबुक को भी करना शुरू कर दिया था, तो इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर चुका है, व्हाट्सएप को भी कर चुका है, लेकिन फेसबुक के यूजर्स कम हो रहे हैं। तो अब क्या किया इन्होंने पार्टनर, अब देखिए इंडिया के साथ करने की क्या जरूरत थी, फेसबुक ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना को लेकर तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं किया, इंडिया के साथ क्यों किया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि फेसबुक के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन है, इंडिया, क्योंकि इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है और हर यूथ का जो है फेसबुक अकाउंट होता है मैक्सिमम, और अगर किसी का नहीं होता तो उसका फेक अकाउंट होता है, तो मतलब मेरा नहीं है, तो आपका कैसा नहीं भी। है तो मैक्सिमम लोगों का होता है, 80% यूथ का फेसबुक अकाउंट रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट इनको इंडिया से ही मिलता है। तो इसलिए इंडिया में ये लेके आए रोल आउट वैक्सीन की, मतलब आपको पता चलेगा मोबाइल ऐप से, फेसबुक ऐप से कि कहाँ पे आपको वैक्सीन मिल सकती है, राइट? तो इससे क्या होगा कि एक तो इनकी मार्केट बढ़ जाएगी। अब इन्होंने देखिए सोचा कि इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेज है, तो इंग्लिश हटा के बोला 17 लैंग्वेजेस में कि आपको कहाँ पे वैक्सीन है, तो आपके हिसाब का जो भी लैंग्वेज आप उसमें देखिए, तो 17 लैंग्वेजेस में ये जो ऐप है वो काम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि बताओ हम सबका एफर्ट होना चाहिए, हम लोग कलेक्टिवली एफर्ट डालेंगे तभी हम कोविड को खत्म कर पाएंगे, अदरवाइज किसी एक के बस का नहीं है। अब क्योंकि कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में ऐसे ही काम नहीं कर सकती, इसको लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से परमिशन। तो कौन सी मतलब मिनिस्ट्री को परमिशन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको परमिट किया होगा। ठीक, तो इसके लिए दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए, इस फेसबुक ने किस मिनिस्ट्री से बोल के ये किया है और कितने लैंग्वेजेस में किया है, तो 17 लैंग्वेजेस में किया है। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप लोगों को मुझसे बेटर पता होगा कि श्रीलंका के जो ऑलराउंडर है थिसारा पेरेरा, यही नाम है ना, थिसारा पेरेरा अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट। आई एम नॉट आर्डियन फॉलोवर ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट में समझ में भी नहीं आता कि कब 4 हुआ कब 6 हुआ, ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। प्रमोद भास्कर, यस मैम। इन्होंने इन्होंने क्या किया है, इनका 12 इयर्स का करियर था और उसके अलावा इसमें अच्छा सिर्फ 6 टेस्ट खेले हैं। अच्छा आजकल मैंने देखा है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो ओडीआई मैचेस और 2020 मैचेस नंबर्स में ज्यादा रहते हैं और टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं। टेस्ट मैचेस का बहुत कम, इनका देखिए सिर्फ 6 टेस्ट मैच। और एक टाइम पे जब आई गेस आई वाज इन 10, तो उसमें उस समय प्लेयर थे जिनका नाम वो था राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को सब कहते थे कि ही इज द मैन, क्या कहते थे यार कुछ तो टाइटल था कि वो खड़े हो जाते तो हटते नहीं हो, कौन सी बाउंड्री था, तो वो लोग टेस्ट मैच ही ज्यादा खेला करते थे। और अभी के जितने भी प्लेयर्स हैं, हाँ वॉल ऑफ इंडिया, करेक्ट, वॉल ऑफ इंडिया कहते थे। अभी के जो प्लेयर्स हैं वो ओडीआई या 2020 मैचेस में ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपके टेस्ट मैचेस बहुत कम हो गए। अच्छा टेस्ट मैचेस आप ज्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं होते ना, 2020 ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है हमेशा। 20 आईपीएल का या क्या सीन फिर है, वनडे 20 इसका आईपीएल का क्या सीन है, बंद कर दिया गया आईपीएल? पोस्टपोन हुआ है अभी के लिए तो। तब होगा। अब आ जाइए इंडियन ओलंपिक कमेटी, तो हर साल क्या होगा होता तो है, जून तक होगा, उसके बाद फिर दिसंबर तक स्लॉट में। अच्छा लेकिन जून तक तो लगता नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। कितने सारे शायद क्रिकेटर्स को भी होने लगा था ना कोविड, कितने सारे मतलब ऐसे न्यूज आ रही थी कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी हो रहा है कोविड के इन्फेक्शन से। फंडिंग बहुत है बीसीसीआई के पास। कि ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल की पार्टिसिपेशन होती है। इस इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड की जहाँ पार्टिसिपेशन हो रही है,
वहां पे आपके कंट्री की पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली, इन दोनों को बोला गया है, नॉमिनेट किया गया है एज एथलीट एम्बेसडर। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इंडिया में वैसे भी देखिए तो इंडिया को जो जाना जाता है हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही जाना जाता है। मतलब कभी आपने देखा है वर्ल्ड लेवल पे कि पूरे इंडियंस बहुत अच्छे, नहीं। हमेशा क्या होता है, एक आदमी, एक ही मतलब व्यक्ति, एक ही लड़का या एक ही लड़की पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं सुना ना कि एक प्रोफेसर का लड़का जिसने पढ़ाई नहीं की, 10th का एग्जाम नहीं दिया, बल्कि बल्ला लेके प्रैक्टिस की है, तो उसको पूरा देश खड़ा हो गया कि नहीं नहीं हम तो लड़का को अपने पास रखते हैं। फिर एक जो लड़का था जिसने जो क्या करता था, फिजिक्स की बुक लेके रामेश्वरम के लोगों को अपने तीर्थ यात्रा कराया करता था, देव उसने बुक पढ़ी, तो उसने हमने क्या कहा कि पूरे देव खराब के लिए खड़े हैं। हमेशा देखिए एक ही बंदा जो है पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए अगर इंडिया में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाए, समझ के जाए, तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन होता नहीं ऐसा। तो ये क्या है कि पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली, इन दोनों को कलेक्टिवली एम्बेसडर बनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इनको क्या चीज प्रमोट करना है, तो हर साल एक टैगलाइन मिल जाती है। इस बार जो कैंपेन का टैगलाइन है उसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट। एक्चुअली बिलीव इन स्पोर्ट रखने के पीछे रीजन ये था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स से लोग हट रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोग स्पोर्ट्स से पीछे हट रहे हैं। तो बिलीव इन स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स की तरफ बढ़िए, ये चीजें उन्होंने बोला है। उसके बाद क्या है, इसके अलावा जो है ये लोग पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड टू रेस अवेयरनेस की, मतलब अवेयर करेंगे कि नहीं नहीं गेम्स खेलना चाहिए, गेम के प्रॉफिट क्या है, या सबको उसके बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें ठीक है। तो इंडिया की वो मस्त घूमेंगे ये लोग, क्या क्या मस्त घूमेंगे। वे यही तो करते हैं, है ना, बढ़िया चाय पकौड़े समोसे खाते हैं हर जगह के। हालांकि पीवी सिंधु के बारे में तो ये है कि वो वही चीजें खाती हैं, वही चीजें लेती हैं जो उनके, वो क्या नाम है जो उनके कोच हैं, पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, पुलेला गोपीचंद, है ना, पुलेला गोपीचंद, उनका जो भी होता है उसी के हिसाब से वो पूरा काम करते हैं। अब देखिए अगला है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अब ये अचानक फायर फाइटर्स डे मनाने की क्या जरूरत थी? वैसे मनाया हर साल जाता है, लेकिन इस साल इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। रिसेंट में आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल था जिसमें कोविड के पेशेंट थे इंडिया में, और उसमें आग लग गई थी, है ना। जंगलों में थोड़ी आग लग गई थी। आपका से होगा कि क्या हो रहा है कि फायर की जो सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। तो उस चीज को अवेयर करने के लिए, लोगों को उस बारे में अवेयर करने के लिए 4 मई को 1999 से ऐसे बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार की जो है ज्यादा बढ़ गई देखने को मिल रही है। वो क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इस बार बहुत जगह पे आग वाग लगी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो May 4 को मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब जंगलों में आग लगती है, आप देखो एमी फॉरेस्ट में या जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो बहुत रैपिड आग लगती है। और उसमें वजह क्या होती है कि जब बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं तो उसमें आपस मतलब एक पेड़ में आग लगी, धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। तो एक तो पॉल्यूशन बहुत तेज बढ़ता है, और उसके बाद जो लोग जाते हैं तो उनकी मतलब बहुत लोगों की डेथ होती है। अब इसके बाद भी लोग जाते हैं, तो अब एक तो क्या है कि मतलब ऐसी ऐसी जगह पे लोग जॉब करना नहीं चाहते, जैसे आर्मी हो गया। आर्मी में तो फिर भी एक रेपुटेशन की बात होती है, लोग जाते भी हैं। इस तरह की जॉबों से लोग बचते हैं। तो अब कोई डे आप उन्हीं को डेडिकेट करेंगे, अब जिस दिन उन लोगों को अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, तो लोग थोड़ा सा इनकरेज होंगे कि चलो ठीक है मैं मर लेता हूँ। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है 4 मई को, ताकि लोगों को इनके लिए थोड़ी सा अवेयरनेस हो। दूसरा है का कोल माइनर्स। कोल माइनर के साथ भी वही दिक्कत। कोल माइनिंग के बारे में आपको पता है कि कोल कैसे निकाला जाता है? ब्लास्ट करते हैं माइन के अंदर। पता है, एकदम पतली सी वो जगह होती है, उसके अंदर वो लोग जाते हैं। कभी कभी उसमें आग लग जाती है तो जो वर्कर है वो मर जाता है। आप देखेंगे कोल माइंस में क्या होता है, जो लोग काम करते हैं पूरा ब्लैक हो चुके होते हैं पूरी तरीके से, ठीक, काम करते करते। इवन उनके लंग्स में, क्योंकि मतलब वो लगा के, जैसे हम तो अभी मास्क लगा रहे हैं, उनको हर वक्त लगाना पड़ता है। इसके मतलब लगाने के बावजूद क्या होता है कि पूरे लंग्स और जो उनकी किडनी, जो आर्टरीज होती हैं, वो धूल से भर जाती है। ठीक, तो उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। अब यानी कि अगर कोल ना हो, अगर कोल नहीं होगा तो आपका रेलवे नहीं चलेगा, बाकी आपकी फील्ड फैक्ट्रीज ये सब काम करना बंद कर देंगी। तो इस चीज को, उनके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है कि इंग्लैंड में। तब से जो है ये कोल माइंस का जो है डे मनाया जाता है, ताकि आप उनको मतलब उनका जो ये वर्क है, उनका जो हार्ड वर्क है, आप उसको प्रमोट कर सकें। राइट, अगला है आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे भी 4 मई को मनाया जाता है। इस समय अस्थमा जो पेशेंट्स है उनकी जो मतलब नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अस्थमा एक्चुअली क्या होता है, मतलब शालू कैन बेटर टेल अस
कि लेकिन अस्थमा जो है वही होता है ना कि जिसमें आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है अस्थमा में, तो वो देते हैं कि तुरंत ब्रीथ करना शुरू करें। ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारे मतलब विंड पाइप में या अच्छा, फिर लंग्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से, एक एलर्जिक रिएक्शन है उसके में बेसिकली। मतलब ब्रीथ नहीं कर पाते ना, मतलब बहुत तेज जिनकी सांस हाँ, ऊपर नीचे तो वो एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है हमारा विंड पाइप। तो बेसिकली अभी जो कोविड का जो आप केस देख रहे हैं, कोविड में भी यही हो रहा है, कोविड में भी अचानक ब्रीदिंग ही बंद हो रही है। तो इस साल आपका वर्ल्ड अस्थमा डे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इसकी थीम देख लीजिए, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, क्योंकि थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जिसको लेके वर्ल्ड लेवल पे मतलब एक अच्छी इमेज नहीं होती। जैसे किसी को अस्थमा है, किसी को आपका वो है क्या कहते हैं डायबिटीज है, डायबिटीज वाले से तो थोड़ी फिर भी इज्जत है। एक और होता है ना जिसमें शरीर मोटा होता जाता है, उसको क्या कहते हैं? थायराइड। थायराइड। थायराइड है, एड्स है। तो जो भी बता देता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी उससे कट हो जाती है। इवन अभी आप देखो कि जिस घर में पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हैं, तो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, है ना? इतना सोशल स्टिग्मा अटैच होता है। तो इसका है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। अस्थमा ऐसा नहीं कि आपको छू देने से कोई अस्थमा का पेशेंट आपको टच कर देगा तो आपको भी अस्थमा हो जाएगा। तो ये जो उसको लेके मिसकंसेप्शंस है उनको हटाने के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। अगला देख लीजिए, असम की जो फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर थी, वो अभी अभी उनकी डेथ हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ऐसे तो बहुत सारे हर स्टेट की कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर होते हैं पहले, तो क्या ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है? लेकिन अभी आपको याद होगा मतलब थोड़े दिन पहले असम में एक केस चला जिसको कहते हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक, इसमें ये था कि कौन असम का असली नागरिक है ये पता करो। तो अब इसलिए असम से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे करंट अफेयर्स होंगे वो इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये असम और मेघालय दोनों जगह की कार्डर मतलब कार्डर सर्विसेज समझते हैं। कार्डर सर्विसेज क्या होता है? कार्डर सर्विसेज क्या होता है कि किसी आईएएस की पोस्ट है, आईएएस का जो सिलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे लोग जाते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इनके हिसाब का कार्डर देती है कि मतलब आप यहाँ के तो चलो आप यहाँ पे जाके जॉब कर लो। तो फिर ये उसी स्टेट में जॉब करना शुरू कर देंगे, तो उसको कहते हैं ये इनका कार्डर है। तो इनका कार्डर रहा है असम और मेघालय। तो कार्डर में क्या होता है कि थोड़े दिन आपने कार्डर में सर्विस किया, फिर आप सेंट्रल लेवल पे चले जाते हैं। फिर सेंट्रल लेवल को बताएंगे कि स्टेट में यही चीजें चल रही है, इसको हमें लाना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। फिर सेंट्रल को थोड़े दिन बाद फिर स्टेट में भेजेगा, फिर स्टेट में, फिर सेंट्रल में, स्टेट सेंट्रल स्टेट सेंट्रल, इस तरह से चलता रहता है। इसलिए आईएएस आईपीएस और आईएएस 3 पोस्ट ऐसी है इंडिया में जिसको कहते हैं कार्डर सर्विसेज। ठीक, अब ये मतलब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, शी वॉज वेरी रेनाउंड, मतलब शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी रेनाउंड फैमिली, जिसमें कि आपके जो इनके फादर थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड असम के। उनकी जो बहन थी वो मतलब जिनकी भी बहन उनके भाई हैं वो असम के चीफ सेक्रेटरी है नवा कुमार दास। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके पापा कौन भाई कौन, सी द लेडी इज इम्पोर्टेंट कि पारुल देवी जो कि पहली फीमेल आईएएस ऑफिसर थी आसाम से। और ये न्यूज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, शूटर दादी चंद्र तोमर। बहुत ज्यादा ये वायरल काफी रहती दिन थी हो गए। हमेशा, बहुत ज्यादा ये वायरल रहती थी। इवन आप देखो तो फेसबुक पे ट्विटर पे कुछ ना कुछ इनके हमेशा होते रहते थे। और इनके जो अवार्ड विनिंग बॉलीवुड मूवी है वो सांड की आग, तो अब इसको अवार्ड वगैरह भी मिला था। तो एक मतलब वेरी लीजेंडरी पर्सन जिनसे बहुत इंस्पायर हुआ जा सकता है। कहते हैं कि 60 साल के पहले तक उन्होंने कभी बंदूक पकड़ी नहीं थी। एट द एज ऑफ 60 जब लोगों को लगता है रिटायरमेंट एज जब हमसे कुछ नहीं होगा, एट दैट टाइम शी हैड लर्नड हाउ टू शूट, राइट। तो शूटर शूटर दादी, उनका नाम था चंद्र तोमर। चंद्र तोमर जो है अभी उनकी डेथ हुई है। मेरा प्लीज सपोर्ट करते हैं। अब अगला है ओडिशा अनाउंसेस गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये जितने भी बैंक के एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक, बीमा योजना है इसलिए। अब देखिए ये बीमा योजना करवाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटो होता है कि बीमा यानी इंश्योरेंस इंडिया में बहुत प्रिविलेंट नहीं है। तो इंडिया में क्या होता है कि जब किसी की मतलब मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में है तब तो वेल एंड गुड, सरकार आपका बीमा करा देती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में है, तो इंश्योरेंस अगर आप नहीं कराते तो अगर आप ब्रेड अर्निंग मेंबर है, आपकी डेथ हो जाएगी तो आपका फैमिली बिल्कुल ऑर्फन हो जाएगा, कोई इसको देखने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट रहता है। अभी रिसेंट डेज में क्या हुआ है, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं इनके ऊपर हमेशा अटैक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कवर करना होता है मीडिया को। और इस समय मीडिया को लेके बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया ऐसी है। तो हमेशा जर्नलिस्ट को टारगेट कर दिया जाता है। आज जर्नलिस्ट को टारगेट करने की वजह से दूसरी बात क्या है, देखो पहला तो ये है कि इन लोगों को हर जगह से कवर करना होता है, इसलिए इन लोगों को टारगेट कर देते हैं, लोग मारने वाले लगते हैं। दूसरा क्या है कि आपने कोविड-19 में देखा होगा हर डिपार्टमेंट को बंद है, लेकिन मीडिया डिपार्टमेंट बंद नहीं है।
वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटल्स में भी जाके हमें सिचुएशंस दिखा रहे हैं, जहाँ पे कोई नहीं निकल रहा वहाँ पे भी ये लोग निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो उड़ीसा सरकार ने बोला कि ये लोग फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स, अभी तक जर्नलिज्म को कोविड लाइन वॉरियर्स नहीं बोला गया था, डॉक्टर्स को बोला गया था, पुलिस वालों को बोला गया था, जर्नलिस्ट को नहीं। अब इन्होंने देखा कि लगभग 6500 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों की हेल्थ को कवर करने के लिए इनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया 2 लाख रुपए का, मतलब हर जर्नलिस्ट को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और अगर मान लो कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी वो होगी 15 लाख। अगर जो है कि जर्नलिस्ट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 15 लाख रुपए उड़ीसा की सरकार देगी कि ये लोग मतलब आगे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। राइट, तो उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है गोपा बंधु संबालिका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोपा बंधु संबालिका स्वास्थ्य बीमा योजना का टारगेट सेक्शन कौन है, तो टारगेट सेक्शन आपकी जर्नलिस्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इंश्योरेंस कवर की अमाउंट कितना है, तो 2 लाख रुपए है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने रुपए की दी जाएगी अगर इन केस की जर्नलिस्ट की डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस तब वो जो है वो 15 लाख रुपए का होगा। अब अगला है नेशन फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर। आपने देखा होगा कि इस समय दिल्ली में एक न्यूज आ रही है कि क्रेमेटोरियम मतलब खत्म हो गए हैं, कि कहाँ इतनी लाशें आ रही है कि कहाँ पे जलाया जाए, क्रेमेटोरियम ही नहीं बचे, लकड़ी ही नहीं मिल रही। सेम में मुंबई में क्या है कि वैक्सीन कहाँ लगवाई जाए उसकी जगह ही नहीं बन रही है। तो मुंबई में आपने देखा होगा, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी फेमिलियर हो मुंबई से, तो मुंबई में क्या होता है कि ऊपर बिल्डिंग्स होती है और जो अंडरग्राउंड सेक्शन जहाँ पार्किंग होता है वो बहुत बड़े बड़े स्लॉट्स होते हैं पार्किंग के। तो वहाँ के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुंबई के, राहुल सेवाले ने बोला कि ये जगह को क्यों नहीं यूटिलाइज करें, जो बड़ी बड़ी पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग भी करो और वहीं पे आपको टीका भी यानी कि वैक्सीनेशन भी कर दिया जाए। आप पार्किंग से होके आएंगे और आपको तुरंत वैक्सीन भी वहीं पे मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अलग से आपको हॉस्पिटल भी नहीं बनाना, आप आए आपकी वैक्सीनेशन हुई, आप चले गए पार्किंग एरिया स्लॉट से। तो ये जो किया गया है वो ये किया गया है कि पार्किंग एरिया स्लॉट को उन्होंने बोला कि हम मतलब चेंज कर देते हैं किसमें, इसमें वैक्सीनेशन सेंटर में। तो नेशन फर्स्ट, मतलब अभी तक इंडिया में और किसी ने सोचा नहीं, वैसे इंडिया में और कोई सोचे की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे हमारे मतलब और कहीं पे आपको इतने ज्यादा पार्किंग स्लॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे जितने मुंबई में है। अब ये है आपका RBI का जो शब्द, RBI अभी तो दिख ही रहा है, तो RBI के गवर्नर का नाम क्या है, द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ RBI? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। तो RBI का जो गवर्नर है, इन्होंने अनाउंस किया कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज के बारे में, और वो थोड़ा मोड़ा, तो ये पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज मतलब क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा ना कि गवर्नमेंट कितना बड़ा पैकेज लेके आई है। पैकेज का मतलब समझते हैं? जब आपके घर में वो होगा टाटा स्काई झिंगा लाला, या डिश टीवी होगा, या कोई भी इस तरीके के जो उसमें पैकेज आता है ना कि इतने का पैकेज लेंगे, या अगर आप कभी सैलून वगैरह गए हो उसमें होता है इतने का पैकेज। तो पैकेज का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकेज? एक वर्ड है पैक, एक वर्ड है पैकेज। पैकेज मतलब मैम पैकेज में ना मतलब इतने अमाउंट के अंदर कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर वेरी रहे गुड। हैं। हाँ, वेरी गुड। मतलब पैकेज मतलब होता है कि एक ही चीज के अंदर बहुत सारे जब सा पार्ट आ जाता है उसको कहते हैं पैकेज। तो अब ये 50,000 करोड़ का पैकेज है, इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो क्या क्या, एक तो लोगों को ये मतलब लोन भी दिया करेंगे, किसके लिए? वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने के लिए, हॉस्पिटल वाली सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए, फिर से पेशेंट की जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। ये कोविड पेशेंट से रिलेटेड या फिर कोविड सिचुएशन से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी सर्विसेज होंगी, ये उसके लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, हाँ, और ये भी मतलब इसका जो अमाउंट है वो 50,000 अप करोड़ टू रुपए 3 years। 50,000 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि इससे ज्यादा नहीं देंगे, हम्म। कलेक्टिवली इतना ही पैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा ये नहीं देने वाले हैं। ठीक। और अभी देखिएगा, मतलब कुछ दिनों पहले तो एक न्यूज थी कि जिसमें निर्मला सीतारमण ने बोला था कि 80,000 करोड़ हम फार्मर्स को देंगे पैकेज में, लेकिन बाद में बोला गया कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो भी तो उसी का पार्ट है। मतलब अगर अब ये मान लीजिए कि जो भी लोन उन्होंने दे भी दिया होगा ना, वो भी सब देखिएगा बाद में इसी में ऐड करके बोलेंगे कि इतना करोड़ तो पहले ही दे चुके हैं। ठीक है। अब ये SNP का मतलब क्या होता है? SNP का सर ने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स।
स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, आपका फिच हो गया, मूडी हो गया, ये लोग क्या, अभी आप थोड़ी देर पहले हमने बार्कलेज नाम पढ़ा था, यूके बेस्ड बार्कलेज, जिससे हमारी ग्रोथ रेट को 10% बोला है। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, मूडी, ये मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऐसी चीज, मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो आपको रेटिंग देती है कि इस साल इनकी रेटिंग इतनी होगी या इनका ग्रोथ रेट इतना बढ़ने वाला है, तो ये बताती है। इसी के हिसाब से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है, वर्ल्ड वाइड भी अगर और कंट्रीज होंगी तो उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। अभी इन्होंने अपना रिवाइज इंडिया का जो मतलब अभी जो लेटेस्ट वाला दिया है, फिजिकल ईयर 5 FY का मतलब होता है फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए इसने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है 9.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है। इंडियन इकोनॉमी जो बढ़ेगी वो 9.8% की जो है ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फिजिकल स्टिमुलस पढ़ लिया है, इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी पढ़ी गवर्नमेंट की, अभी नहीं पढ़ी फिजिकल के अभी बारे नहीं में। पढ़ी। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी रुक जाती है बिल्कुल, तो जो सरकार होती है, सरकार उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, तो अब देखिए कोई डिमांड भी नहीं कर रहा, ना सप्लाई हो रही, सब अपने अपने घरों में है, बस वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मतलब आपकी इकोनॉमी वो कोलैप्स कर जाती है, तो मार्केट में डिमांड का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है। जैसे कि वो क्या करेगी कि मान लीजिए अगर आपका कोई मोबाइल है वो 10,000 रुपए का है, तो हो सकता है आप नहीं लो। अगर वही मोबाइल मैं बोलूँ कि 1,000 रुपए का है, तो आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि हम ले लें। तो इस तरीके से डिमांड को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। इसी सिचुएशन को फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। ठीक, जब गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेती है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ाई जा सके, तो उसको हम फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। आई बात समझ में? हम आईफोन आएगा कितनी रेंज में? आईफोन के प्राइसेस होंगे क्या कम? हो जाएंगे तो फिर देखिएगा कि आईफोन घबरा जाएगी, इतना डिमांड तो इंडिया में ही आ जाएगी। अरे आप आईफोन के चक्कर में सैमसंग का फोन 500 रुपए में हो जाए तो देखिए कितना मारामारी हो जाती है उसके लिए। आईफोन तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे सैमसंग जो भी चाहिए मैं उसके बारे में सोचूंगी ना। हाँ हाँ, अच्छा आईफोन चाहिए आपको, कोई नहीं, आप एसएससी पास करते ही सबसे पहले आईफोन ही लीजिएगा। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग टारगेट लेके चलते हैं कि आईफोन तभी लेंगे या ये चीज तभी करेंगे जब एग्जाम पास करेंगे। नहीं, मेरे पास है, मुझे वो चेंज करना है। सब अच्छा, बड़े लोग बैठे हैं। मुझे तो मतलब मैंने जितना सुना है आईफोन के बारे में, लोग ये बोलते हैं कि आईफोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कुछ भी शेयर ही नहीं कर सकते। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट। अच्छा अच्छा, ये जो कि RM सुंदरम, ये अपॉइंट हुए डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब ये क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये आपको करंट अफेयर देने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे वाले 1 महीने में अगर 1 मंथ में एग्जाम हुआ तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज ये पूछा जाए इसके लिए मुझे मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये पूछा जाएगा। बहरहाल आपका ये है, तो रमन मीनाक्षी सुंदरन ये डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के। अब ये आई जितने भी राइस वीट, इनके जितने भी जहाँ पर भी इंडियन इंस्टीट्यूट लगाओ, समझ जाइए सरकार की बॉडी है, और सरकार की बॉडी है तो इसको हेड करेगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका ऑफिस अपनी दिल्ली में है। इसी यही लोग जो है यही सबको असिस्ट करते हैं, तो ये जो है असिस्ट करेगा, और बाकी काम ये आई मतलब डबल आर इसके जो डायरेक्टर कभी वीट के लिए हो गया, राइस के लिए हो गया, तो RM सुंदरम अभी नए बने हैं। अगला देखिए, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। लास्ट डे भी आपको पता था यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, यूके में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? यूरोप, ब्रिटेन। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और हाँ, ब्रिटेन, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और एक और। निशा, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स। वेल्स। वेरी गुड। देखिए ये यूके और इंडिया, ये इन्होंने क्या किया, 10 साल का एक रोड मैप बनाया, बाईलेटरल। यहाँ पे भी बाई रहता है ना, समझ आइए दो कंट्री साथ में आ रही दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। और किस लिए साथ में आने, तो ट्रेड को लेके काम साथ आने, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। जैसे कोविड हुआ ना, तो ट्रेड बहुत ठप हो गया, हर कंट्री का जो ट्रेड है वो एकदम रुका हुआ है। तो ट्रेड को बूस्ट करने के लिए वो वर्चुअल हो रही है। तो एक करंट अफेयर तो आपका कम हुआ कि ये मीटिंग कहाँ हुई, ये मीटिंग कहाँ हुई, आप हर मीटिंग आपको यही मानना है वर्चुअल हुई, वैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। तो अब ये लोग जो है अपने लेके आए, क्यों, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात हुई है। जहां भी स्ट्रेटेजिक वर्ड हो, समझ आएगी मिलिट्री वाली बात हो रही है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा
कि मतलब जो इंडिया और यूके ये लोग कलेक्टिवली 1 बिलियन यूरो का, ये यूरो का साइन है, इतना इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपस के दोनों कंट्रीज में ट्रेड जो है बढ़ जाए। तो ठीक है, तो अभी ट्रेड बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, तो ट्रेड बढ़ाएंगे ये डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में, एनर्जी में, मेडिसिन में, टेररिज्म को काउंटर करने में। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक है ना, स्ट्रेटेजी मतलब कुछ ना कुछ तो वो सेना वाली चीजें भी करेंगे, तो टेररिज्म को हटाने में ये सारी चीजों में ये लोग साथ में आएंगे। और देखिए रिन्यूएबल एनर्जी और पावर, इसमें भी ये लोग साथ में आके काम करेंगे, दोनों कंट्री इंडिया और यूके। सोचिए कभी ये वही कंट्री जिसके हम गुलाम थे, आज ये वो कंट्री की हमारे साथ काम करना चाहती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ उस समय जब हम गुलाम थे तो लोग कहते थे कि हम आए हैं इन लोगों को सुधारने के लिए, ये जंगली लोगों को सभ्य बनाने के लिए। जब भी अंग्रेजों से पूछता था तुम भारत में गुलाम क्यों करो, तो कहते थे हम गुलाम थोड़ी किए हैं, हम लोग सफेद हैं, तो हमारे ऊपर ये भार है। किसका? गॉड का। गॉड ने बोला व्हाइट मैन्स बर्डन, सफेद आदमी के ऊपर ये भार है कि ये गंवार और पिछड़े हुए जो भारतीय सभ्य लोग हैं इनको एटिकेट सिखाया जाए। तो आए हैं इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए। मतलब ये कहते हैं ये हमारे ऊपर बर्डन है, और इस बर्डन की थ्योरी को कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन। और ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दी किसने थी? एडम स्मिथ। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी किसने दी है, तो एडम स्मिथ ने दी है, जिसमें ये है कि ये बोलते हैं कि हर सफेद व्यक्ति पे ये जिम्मेदारी है कि जितने भी ये काले लोग हैं इनको सभ्य बनाओ। क्या पर हम फिर भी नहीं सुधरे, हमने नहीं सुधार दिया। हम चेंज नहीं हुए, ये चेंज हो गए। वो आपका गाना है ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में, कि हाँ कैसी मतलब टूटी फूटी कैसी भी है अपनी, तो बस ऐसे ही गाड़ी चलती है और हम उसी में खुश रहते हैं। हमारे साथ इतने पंगे थोड़ी है। लॉकडाउन नहीं लगा था तो हम बिना मास्क बाहर जाके खुश थे, लॉकडाउन लग गया तो हम अपने घरों में खाना बना बना के खुश हैं। नहीं, अब लॉकडाउन लग गया तो हम मास्क लगा के घर के बाहर जाके खुश हैं। हर तरीके से हमें एंजॉयमेंट करनी होती है। इवन मतलब देखिएगा इस समय पहले पिछली बार जो लॉकडाउन था तो हर किसी के स्टेटस पे आज ये खाना बना है तो उसकी फोटो, अब ये वाला बना है तो उसकी फोटो। ऐसे लगता था कि पूरा भारत कितना बड़ा कुक है, हर घर में एक संजीव कपूर बसते हैं, पता ही नहीं था। इस वाले लॉकडाउन में कोई ऐसा नहीं कर रहा, हर कोई सोचता है मंडे से काम पे जाना है, फिर पता चल रहा है संडे को छुट्टी है। अरे 2-3 रीजन है। एक तो ये भी है कि जो इस बार का लॉकडाउन है, इस बार का जो ये आई है इस बार वाली, वो इतनी डेडली है ना कि हर घर से किसी ना किसी की डेथ हो रही है। बहुत ही गंदे गंदे न्यूज सुनने को मिल रहे हैं। मैंने स्टेटस देखना छोड़ दिया क्योंकि कभी भी स्टेटस से आपको अच्छी न्यूज तो देखने को मिलती नहीं है। या तो वो कोई मोरल सपोर्ट होगा जिसमें मतलब ज्ञान दे दिया जाता है कि ऐसे जिए ऐसे ये करें, और या फिर जो है किसी की डेथ की वो सारी चीजें लोग बना के रखते हैं। अगला आपका जो अगला है वो है सिंगर पिंक बैंड्स आइकन अवार्ड एट बिली वर्ल्ड म्यूजिक। ये क्या है? सिंगर पिंक विल बी ऑनर्ड विद आइकन अवार्ड। आइकन मतलब समझते हैं? आइकन मतलब होता है कोई मूर्ति, मतलब जिसके जैसा कोई बनना चाहे उसको कहते हैं आइकन। तो आइकन अवार्ड दिया गया कहाँ पे? बिली बोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में दिया गया है। और इसका एम क्या था, इसलिए था ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो ये उनको दिया जाएगा हु हैव अचीव्ड सक्सेस ऑन द बिली बोर्ड चार्ट। बिली बोर्ड चार्ट क्या होता है? बिली बोर्ड चार्ट बेसिकली अगर आप देखो तो म्यूजिक में ही जो मतलब जो म्यूजिक के वो होते ना, अरे यार उसको क्या कहते हैं, जैसे कि आपके गिटार के कॉर्ड्स होते हैं या हारमोनियम पे जो स्वर होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है बिली बोर्ड। तो बिली बोर्ड में जिसने अच्छा काम किया है वो अभी ये सारी चीजें वो डिसाइड कौन करेगा, तो ये कमिटी डिसाइड करेगी। आइकन अवार्ड की जो कमिटी है जो चेक करेगी कि किसने अच्छा काम किया है, उसके हिसाब से पिंक जो सिंगर पिंक बैग्स है, पिंक बैग्स को देख के लगा कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा नील डायमंड, स्टीव वॉरियर, प्रिंस जेनिफर लोपेज, और उसके बाद इन सारे लोगों का है। अब लेकिन इसमें जो मेन है वो है आपकी सिंगर पिंक। अब ये नो डाइट डे, इसका मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल में जो नो डाइट डे मनाने का मतलब है कि कोई मॉडर्न दिखना चाहता है, हर कोई मतलब हट के दिखना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है बेसिकली। और ऐसे मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। सही हो गया तो चेहरा का अच्छा अब ठीक है, बेटर है। नाउ इज दैट ओके? तो ये बेसिकली इंटरनेशनल नो डाइट डे में क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है आप खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे। लेकिन जो ये थोड़े से यूथ में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वो हर कोई ऐसा चाहता है कि एक तो मेरा वेट कम हो जाए, अब वेट कम हो जाए तो फिर वेट से काम नहीं चलेगा, आपका शेप रिड्यूस हो जाएगी, बॉडी का जो शेप का कट है वो बहुत सही हो जाए। उसके बाद फिर फेस को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि फेस के कट ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो इन सबको लेके लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेते हैं।
तो इस डाइट को प्रमोट करने के लिए, उस डाइट को प्रमोट करने के लिए हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। ठीक है, अब सोचो इतना मनाने के बाद भी हमको कितने सुधरे हैं वो भी आपको पता ही है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत इसको फॉलो करती है, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो नहीं करती है। अगला जो है वो है आपका महात्मा गांधी के मतलब सेक्रेटरी थे, मतलब आप महात्मा गांधी भी नहीं है तो उनके फॉर्मर सेक्रेटरी होंगे। महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था वी कल्याण। रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वी कल्याण, अभी रिसेंट में इनकी डेथ हुई है। और वो क्या थे, वो इनके सेक्रेटरी कब से कब तक है, तो 1943 से 1948 तक। ठीक है, ये इनके सेक्रेटरी रहे। जब महात्मा गांधी को असेसिनेट कर दिया था, महात्मा गांधी को असेसिनेशन किसने किया था, किसने उनको गोली मारी थी महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने, अच्छा एक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी तो उनके मुंह से क्या निकला था? लास्ट वर्ड क्या है बापू के? आप लोग कभी राजघाट गए हैं? दिल्ली में तो राजघाट है, गए हैं कभी आप वहाँ पे? तो राजघाट है बेसिकली वहीं पे बापू की समाधि है। और जितने भी फॉरेन के डेलीगेट्स होते हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल के लोग आते हैं, उनको राजघाट जरूर लेके जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी समाधि स्थल आप देखेंगे उसमें राजघाट सबसे अच्छे से डेकोरेटेड है, क्योंकि महात्मा गांधी मतलब लीडिंग फॉर अस। तो जितने भी लोग इंडिया आते हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल के लोग इंडिया आते हैं, उन सबको राजघाट पे जरूर लेके जाया जाता है। ठीक, तो राजघाट को मतलब राजघाट के पीछे जहाँ पे जो बापू के लास्ट वर्ड थे इनका हे राम, हे राम के उनकी डेथ हुई है। तो एक 9 लाख का पत्थर है, बहुत खूबसूरत सा पत्थर, वो उस पे हे राम लिख के वहाँ पे लगाया गया है राजघाट में। ठीक, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे वो वी कल्याणम, अभी उनकी रिसेंट में डेथ हुई है। अब उसके बाद ये 1943 से 1948 तक उनके साथ रहे हैं। उसके अलावा ये क्या करते थे, मतलब देखिए चेक बियरिंग, ये तो क्या करते थे, ये गांधी जी को अगर आपको पता हो तो गांधी जी बहुत सारी बुक्स भी लिखा करते थे, जर्नल्स लिखा करते थे और लेटर्स भी लिखा करते थे। लेटर किसको लिखेंगे, पहले फोन तो चलते नहीं थे, तो लोग बापू से पूछा करते थे कि बापू मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो बापू उनको चिट्ठियां लिख लिख के बताया करते थे। वो अपनी चिट्ठी बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, इस सब में मतलब ये इनको लिखना था। हर जगह के लोग बापू से अपनी चीजों को बोला करते थे। बापू को गुजराती, इंग्लिश और हिंदी पता थी, बाकी सारा ट्रांसलेशन, बाकी सारी चीजों को जो भेजना होता था वो आपके वी कल्याणम ही देखा करते थे। तो वी कल्याणम वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। उसके बाद क्या है कि इन्होंने राजा जी कौन है, सी राजा गोपालाचारी को राजा जी कहते हैं। सी राजा गोपालाचारी कौन है, हु इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो कौन पहला और आखिरी इंडिया का वायसराय है, यही आपके सी राजा गोपालाचारी। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो चला गया था, चले गए थे, तो इंडियन थे सी राजा गोपालाचारी, इनको बना दिया गया वायसराय। उसके बाद इन्हीं से वो पोस्ट खत्म कर दी गई। अब इंडिया में वायसराय नहीं बनते, सीधे सीधे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हमारे यहाँ इंडिया में अब कोई वायसराय नहीं है। तो वी कल्याणम कौन है, महात्मा गांधी के फॉर्मर सेक्रेटरी थे। अब ये भी इनकी डेथ हुई है। अब गांधी जी से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, एक तो चीजें पूछी जा सकती है, व्हाट इज ट्रस्टीशिप। What is? कर दीजिए ट्रस्टीशिप, 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 बताइए ट्रस्टीशिप क्या है, किसी को भी आइडिया नहीं। देखो ट्रस्टीशिप क्या होता है कि बेटा म्यूट कर दो, बहुत शोर आने लगता है। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक होता है कंपनी का मालिक और कंपनी के नौकर। तो गांधी जी का कंसेप्ट है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप का मतलब कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। आप वर्कर को भी उतनी इज्जत देंगे जितना आप मालिक को देते हैं। तो वर्कर कहीं ना कहीं आपका नौकर नहीं है, वर्कर की पार्टिसिपेशन है, वो अपना लेबर लगा के, अपना वर्क फोर्स लगा के पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो मालिक है वो एंटरप्रेन्योर यानी कैपिटल लगा के जो है अपना काम कर रहा है। तो दोनों की बराबर वैल्यू है। इसको हम कहते हैं द थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी वी कल्याणम जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी डेथ हुई है, तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जैसे गांधी जी की बुक्स का नाम पूछा जा सकता है। तो गांधी जी की एक बुक है, इसका नाम है हिंद स्वराज, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। हिंद स्वराज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट होता है गांधी जी को लेके कि कांग्रेस का कौन सा एकमात्र ऐसा वन एंड ओनली सेशन कौन है जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। एक ही सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, वो कौन सा है, तो बेल गांव का सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। दूसरा आपका लास्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आप वो बनाते हैं, वो होता है ना प्रवासी भारतीय दिवस,
तो जो प्रवासी भारतीय इंडिया आते हैं वो किस लिए इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका गांधी जी से क्या कनेक्शन है, कोई आइडिया है? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्यों? गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट किया था इस वजह से। गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि वो साउथ अफ्रीका चले गए, इंडिया से साउथ अफ्रीका चले गए, तो वहां से बैरिस्टर बन के जिस दिन वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे उस दिन 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को क्योंकि गांधी जी वहां से लौटे थे, इसीलिए अब हम इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं कि जो लोग हमारे हैं और जिन्होंने वर्ल्ड लेवल बहुत अच्छा काम किया है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, आप लौट चले, लौटते नहीं है, आते हैं, अवार्ड लेते हैं, फिर यूएस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, इंडिया में रुकते नहीं, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस किससे मनाया जाता है? गांधी जी के लिए मनाया जा सकता है। कौन सा एकमात्र सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था? तो बेलगांव का सेशन है। और कौन सा ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें से एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, कौन सा? सेकंड, वेरी गुड। अब आपका लास्ट जो है वो ये है, पेडेस्ट्रियन का मतलब पता है? पेडेस्ट्रियन ब्रिज का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन मतलब क्या? फुटओवर ब्रिज होता है हाँ, जिससे पैदल पैदल चलने वाले लोगों के लिए। हाँ, तो पोर्टुगाल में अभी क्या किया कि ब्रिज बनाया जिसका नाम रखा था अरुका या एरोका। अगर आप पुर्तगाल में बोलेंगे तो ओ यू को ये लोग ऊ करते हैं, ओ यू जहाँ पे ऊ पढ़ेंगे, अरुका, अरुका वाज ओपन इन पुर्तगाल। और इसको रिलीज किसने किया? तो यूनेस्को की जो रिलीज साइट है, यूनेस्को ने बोला कि अरुकास वर्ल्ड जियो पार्क, ठीक है। तो वर्ल्ड के लेवल पे अभी तक का ये सबसे लंबा पेडिस्ट्रियन है। अब ये इसने क्या किया, अभी कौन से रिवर में बना है? तो ये पाइवा रिवर पे बना हुआ है और 175 मीटर की लेंथ जो है 175 मीटर है। केबल से ऐसा लगता है कि टांगा हुआ है और पाइवा रिवर पे बना हुआ है। अब इससे क्या है कि देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है इससे कि ये एक तो पहली चीज ये कि किस कंट्री ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर ब्रिज अभी लाया है, तो वो जाएगा आपका पुर्तगाल, ठीक। इसका ये जो है ब्रिज, इसका नेम क्या है? तो अराउका, अराउका इसका नाम है, ठीक। इसको रिकॉग्नाइज किसने किया? तो इसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने, वर्ल्ड अराउका वर्ल्ड जियो पार्क में इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है। फिर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये किस रिवर पे बना, क्योंकि ब्रिज है तो रिवर पे ही बनेगा, तो पाइवा रिवर पे बना हुआ है, राइट। अब देखिए इससे क्या होगा कि जब इंडिया जैसे लोगों को, मतलब इंडिया जैसे देशों को या बाकी लोगों को ये अब रास्ता मिल रहा है, देखिए हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, हमें ज्यादातर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस रोड पे गाड़ियां चलती है उसी रोड पे लोग पैदल भी चल रहे होते हैं। तो अब अगर ओवर ब्रिज बनने जैसी चीजें, अगर इंडिया के कंसेप्ट में फ्लाई ओवर और ओवर ब्रिज बन जाएगा कि मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो ऊपर ऊपर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन से लोगों का इन्फ्लुएंस है वो बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। पोल्यूशन से हमारा इन्फ्लुएंस फिर नहीं होगा, और जब पोल्यूशन से हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर लाइफ जी पाएंगे। तो इसने कहीं ना कहीं एक आइडिया दे दिया है कि रिवर स्वैप यूज करें, उसके ऊपर ओवर ब्रिज बना दो जहाँ पे लोग पैदल चल सके। एक तो उससे दूसरी चीज क्या होगी कि टूरिज्म बढ़ेगी। जब इस तरीके का मतलब चीजें होता है, बहुत ऊंचाई से नदी को देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, तो ये सारी चीजों से क्या होगा कि इंडिया में टूरिज्म जो सेक्टर है वो बढ़ेगा। अभी तो देखिए पुर्तगाल में बढ़ेगा तो बाकी सारे जो कंट्रीज है वो उनसे सीख के वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली इतना ही करंट अफेयर्स था आपके इस वीक का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अभी आप बताओ उसमें से आपको कहीं दिक्कत है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है? आ गई है तो 2-4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी रिसेंटली किसको एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाया गया? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? पीसी पंत, वेरी गुड। ये कहाँ के जज है? हाई कोर्ट के जज है या सुप्रीम कोर्ट के जज है? दूसरी चीज, फेसबुक का रिसेंट इनिशिएटिव क्या है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए लिया है? क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? चालू, निशा आप लोग भी बताओ। वैक्सीन फाइंडर है, वेरी गुड। कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बोला है कि पार्किंग स्लॉट को हम वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दें? मुंबई, वेरी गुड। ये बताइए कि किसके साथ एसबीआई ने टाई अप किया है योनो सर्विस देने के लिए? किस मतलब फर्म के साथ एसबीआई का जो है टाई अप हुआ है ताकि वो योनो सर्विस यानी मतलब जो है टेक्नोलॉजिकल हेल्प वो दे सके, किसके साथ हुआ है? वेरी गुड। रिसेंट में किसने जो है अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है और उसने लास्ट कितने टेस्ट मैच खेले हैं? श्रीलंका के किस प्लेयर ने अपना रिटायरमेंट किया है? अच्छा, और इसने टोटल कितने टेस्ट मैच खेले हैं?
बिलीव इन स्पोर्ट जो है किसकी टैगलाइन है? बिलीव इन स्पोर्ट किसकी टैगलाइन है? आईओसी। आईओसी में इंडिया का कौन मेंबर, इंडिया से कौन है जो आईओसी में इंडिया को साल रिप्रेजेंट करेगा? सिंधु। और दूसरी बंदी कौन है, दूसरा पर्सन कौन है? चलिए अगली शायद आपकी करंट अफेयर्स की क्लास वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को फिर हम मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे इतना करंट अफेयर्स जो है हम वेडनेसडे को आपका डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास बस यही तक। फिर आपको देखते हैं वेडनेसडे को, आई गेस शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो बस यही तक। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।